हेलो फॉर रखर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 से रिलेटेड साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा है विद्युत धारा। इसका कल हमने पार्ट 1 कवर किया है। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे और कल की क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। विद्युत धारा कल हमारा समाप्त हो जाएगा और इसी से ही आपके एग्जाम में विद्युत धारा का सभी क्वेश्चंस आएंगे। इस टॉपिक में हमने एनसीईआरटी के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उससे भी हम कवर कर रहे हैं। तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत धारा। तो देखिए, विद्युत धारा क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो विद्युत धारा को इंग्लिश में आपका इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो करंट क्या है? तो करंट आपका होता है आवेश का प्रवाह। क्या होता है? तो आवेश का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हम कह सकते हैं। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा क्या है? तो आवेश का प्रवाह है। क्या है? आवेश का प्रवाह है या आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। उसके बाद बात करें, जो आपका विद्युत धारा होता है इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसे हम आई से डिनोट करते हैं। वहीं हम बात करें कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो विद्युत धारा यानी आई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, यानी विद्युत धारा इज इक्वल टू आपका हो जाता है Q से क्या होता है? तो कल हमने आवेश के बारे में पढ़ा था, आवेश होता है, और T से क्या होता है? तो समय होता है। तो ध्यान रखेंगे, करंट क्या होता है? तो करंट आपका होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी विद्युत धारा इज इक्वल टू हो जाता है आवेश अपॉन में क्या होता है? समय होता है। कल हमने पढ़ा था आवेश का, कि आवेश को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि आवेश क्या होता है? Q इज इक्वल टू होता है NE होता है। क्या होता है? Q इज इक्वल टू NE होता है। कल का क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो कल का क्लास आप जरूर देखें। कल की क्लास से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। देखिए, इस फॉर्मूला को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू हम और क्या बना सकते हैं? तो Q के जगह पे हम NE लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? NE लिख सकते हैं। और T का आपका T रहने देंगे टाइम। तो देखिए, करेंट का एक और फार्मूला यहाँ पे आपको मिल गया। एक तो फार्मूला आपका बेसिक हो गया कि करेंट क्या होता है। तो करेंट इज इक्वल टू आपका हो गया Q अपॉन टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम हो गया। और Q के बारे में हमने कल पढ़ा था कि आवेश इज इक्वल टू होता है NE होता है। N क्या होता है? नंबर होता है। E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए, यह एक फार्मूला आपको मिल गया। अब यहाँ से हम चार्ज का एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या दिया है? I इज इक्वल टू है Q अपॉन टी है। यहाँ से हम अगर चार्ज का फार्मूला निकालें तो चार्ज का फार्मूला हो जाएगा, टी यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई टी हो गया। तो देखिए, चार्ज का हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू NE होता है। एक फार्मूला हमने आज और सीख लिया कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। इन सभी को देखिए एक दूसरे से कनेक्ट करके आप स्टडी करेंगे तो आसानी से समझ के आप याद रख सकते हैं, रटना नहीं पड़ेगा। तो जो ये कॉन्सेप्ट वाला सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम इसका यूनिट की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, यूनिट की हम बात करें तो जो आपका विद्युत धारा होता है इसका मात्रक क्या होता है? कूलम पर सेकेंड होता है। देखिए, इसे भी रटने की आवश्यकता नहीं है। चार्ज का हमने कल पढ़ा था कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? तो हमने कल पढ़ा था कि चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो कूलम होता है। और टाइम का क्या होता है? तो सेकेंड होता है। तो यहाँ से हम जान गए कि करेंट का आपका यूनिट क्या हो जाएगा? तो
कूलम पर सेकेंड होगा, यानी कूलम प्रति सेकेंड जो होता है यह विद्युत धारा का मात्रक होता है। और यही कूलम पर सेकेंड होता है, इसे विद्युत धारा का एसआई मात्रक के रूप में क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं। तो एसआई मात्रक दिया रहेगा तो क्या होगा, एम्पियर होगा। और कभी कभी एसआई मात्रक न पूछ के आपसे पूछ देगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, उसमें दिया रहेगा ऑप्शन में आपका कूलम पर सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, यह पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट में दिया है कि विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, तो अदिश राशि है, इसे ध्यान रखेंगे। कल हमने पढ़ा था कि आवेश जो होता है, आवेश भी किस प्रकार की राशि होता है, तो आवेश भी आपका अदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है, तो आवेश क्या होता है, अदिश राशि होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 एम्पियर विद्युत धारा, करंट कितना दिया है, तो करंट आपका 1 एम्पियर दिया है। तो हमसे पूछा है कि यह कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के बराबर होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो चार्ज अपॉन टाइम होता है। 1 एम्पियर धारा का मान 1 कब आएगा, धारा का मान 1 तभी आ सकता है जब चार्ज भी आपका 1 हो और टाइम भी कितना हो, 1 हो। तो 1 सेकेंड समय में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है किससे, तो विद्युत में अगर सप्लाई होता है तो क्या होगा, यह आपका 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो यह आपका 1 कूलम प्रति सेकेंड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1/1 है तो यह आपका हो जाएगा 1 कूलम प्रति सेकेंड के बराबर होगा। या इसी को हम लिख सकते हैं, कल हमने बताया था कि 1 कूलम जो आवेश होता है कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 1 कूलम जो आवेश होता है यह आपका 6.25 इंटू 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इससे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में आपका अगर रहे 1 कूलम प्रति सेकेंड, तो 1 कूलम प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। 1 कूलम प्रति सेकेंड नहीं दिया रहेगा तो आपका ऑप्शन दिया रहेगा 6.25 इंटू 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड आपका आंसर होगा। तो इससे आप ध्यान रखेंगे। कल हमने आपको बताया था कि कैसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं, कल हमने इसको कैलकुलेट करके बताया था, तो कल का क्लास आप जरूर वॉच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु में कुल उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होती है। किसी वस्तु में कुल उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होती है, यह हमें बताना है। तो देखिए कोई भी अगर वस्तु है तो इसमें हम टोटल चार्ज की बात करें, किसका बात करें, तो टोटल चार्ज की बात करें, तो टोटल चार्ज आपका क्या होता है, शून्य होता है। टोटल चार्ज क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है यह आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होता है, सेम होता है। इसी कारण जो कोई वस्तु होता है, कोई पिंड होता है या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, यह कुल रूप से क्या होता है, यह आपका पूर्णतः आपका उदासीन होता है। यानी इस पे चार्ज क्या होता है, इस पे कुल चार्ज आपका शून्य यानी जीरो होता है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीछे पूछे गए क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ये सभी हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि चांदी के एक तार में 90 कूलम क्या है, आवेश जो है यह 1 घंटा 15 मिनट तक बह रहा है, तो तार में बहने वाली विद्युत धारा एम्पियर में होगी। देखिए यहाँ पे दिया है चार्ज, हमें क्या दिया है, चार्ज दे दिया है 90 कूलम। चार्ज कितना है, तो 90 कूलम है। और टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 1 घंटा और 15 मिनट दिया है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम सेकेंड में चेंज करेंगे, तो सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटा को पहले मिनट में चेंज करते हैं, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। और 60 मिनट और 15 मिनट को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह आपका हो गया 75 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट
और 15 मिनट को हम जोड़ दिए तो 75 मिनट हो गया। अब इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो सेकेंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना करते हैं, 60 से गुना किया जाता है। तो 60 से इसमें हम गुना करेंगे तो सेकेंड हमारा आ जाएगा 4500 आपका सेकेंड आ जाएगा। अब सेकेंड में हमने टाइम को चेंज कर लिया, चार्ज हमें मालूम है, अब हमें क्या करना है, करेंट निकालना है। तो करेंट का फॉर्मूला अभी हम पढ़े हैं, क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज कितना है, चार्ज आपका 90 दिया है और टाइम कितना है तो 4500 सेकेंड है। अब इसको हम कटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.02 एम्पियर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टाइम आवर में दिया था और मिनट में, तो इसको सबसे पहले हमने सेकेंड में चेंज किया, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब हमारा आंसर जाके सही आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है विद्युत धारा प्रवाह की दिशा। इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं कि विद्युत धारा प्रवाह की दिशा क्या होती है, यह आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए विद्युत धारा प्रवाह की दिशा की बात करें तो यह परिपथ में वैद्युत धारा की दिशा जो होता है यह आपका धनावेश के प्रवाह की दिशा में होता है। विद्युत धारा जो होता है इसका दिशा कैसे होता है, तो धनावेश के प्रवाह की दिशा में होता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में इसका दिशा होता है। विद्युत धारा जो होता है किस दिशा में प्रवाहित होता है, तो विद्युत जो धारा होता है यह आपका प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित होता है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ प्रवाहित होता है। या इसको एक और पॉइंट से हम लिख सकते हैं कि विद्युत धारा की प्रवाह ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। ऋणावेश के प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है इसके विपरीत दिशा में होता है। सिंपल एग्जाम में पूछना होगा तो आपसे इस पॉइंट को पूछ लेगा। अगर आपको फंसाना होगा तो यह पॉइंट दे देगा कि विद्युत धारा प्रवाह की दिशा क्या होती है, और आंसर में आपसे दे देगा कि विद्युत धारा की प्रवाह ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। तो इसमें आप फंस जाएंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेश की प्रवाह का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की दिशा में आपका होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो देखिए इसी का ना अपोजिट धारा का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा धारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या करता है, गमन करता है। धारा किस दिशा में जाएगा, तो प्लस से माइनस की तरफ जाता है। तो उसी चीज़ को लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है कि ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है, यानी जो ऋणावेश होता है यानी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाता है, जबकि जो विद्युत धारा होता है यह आपका पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नोट हमने लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की जो दिशा होती है यह ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है। यही पॉइंट को हमने यहाँ पे नोट बनाकर लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा जिससे आप रिवाइज आसानी से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा क्या होता है, तो यह निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, लेकिन विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। या ऑप्शन में आपसे देगा कि ऋणावेश की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक नोट दिया गया है कि अर्धचालकों में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन तथा होल द्वारा होता है। जो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें विद्युत प्रवाह जो होता है यह आपका इलेक्ट्रॉन तथा होल द्वारा होता है। तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे हमने नोट और लिखा है कि विद्युत धारा की दिशा किससे प्राप्त की जाती है, तो विद्युत धारा की दिशा गैल्वेनोमीटर से प्राप्त की जाती है। इससे आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत धारा की दिशा किससे प्राप्त की जाती है, तो विद्युत धारा की दिशा गैल्वेनोमीटर से प्राप्त की जाती है। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है। देखिए इन दोनों पॉइंट में आप डिफरेंस समझिए कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापते हैं। विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो अमीटर द्वारा मापते हैं। और विद्युत धारा की दिशा किससे निकालते हैं, तो दिशा निकालते हैं गैल्वेनोमीटर से। दिशा किससे निकालते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से निकालते हैं। और विद्युत धारा को मापते किससे हैं, तो अमीटर द्वारा मापते हैं। थर्ड पॉइंट है कि विद्युत धारा चालक द्वारा प्रवाहित होती है।
जो चालक होगा उसी के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। जो चांदी होता है यह विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है, तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए कूलॉम के नियम की बात करें कि कूलॉम का नियम क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कूलॉम का नियम क्या होता है, तो कूलॉम ने नियम दिया है कि मान लेते हैं दो आवेश है Q1 और Q2, ये आपके दो आवेश हैं। तो कूलॉम का नियम कहता है कि जो दो आवेश होता है इनके मध्य में जो विद्युत बल होगा यानी जो F होता है वह इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो क्या होता है, कूलॉम ने बताया है कि दो आवेशों के मध्य विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे Q1 और Q2 दो आवेश हैं, तो विद्युत वाहक जो बल होता है इन दोनों आवेश का गुणज का समानुपाती होता है। यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा पॉइंट कूलॉम द्वारा बताया गया है कि जो विद्युत वाहक बल होता है यह इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच का दूरी कितना दिया गया है, r दिया है। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, तो उल्टा होता है। समानुपाती का मतलब होता है सीधा। तो हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई में Q1 Q2 लिख दिया। व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, तो आर स्क्वायर को अपोजिट करेंगे तो 1/r² हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन को हम मिलाएंगे तो हमारा आ जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r² हो गया। अब प्रोपोर्शनल का साइन को हम हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट K आ जाता है, K Q1 Q2 अपॉन में क्या आता है, r² आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जो K होता है K को क्या कहते हैं, तो K को कहा जाता है माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो माध्यम का परावैद्युतांक कहा जाता है। किसे, तो K को कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और जो K होता है K का मान कितना होता है इसको आप नोट करेंगे और साथ ही साथ नोट करेंगे कि जो K है, K जो होता है K का मान क्या होता है, तो K का मान आपका होता है 1/4πε0 होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। कूलॉम के नियम से क्वेश्चन आता है तो K का वैल्यू हम डायरेक्ट याद रखेंगे। क्या होता है, तो K का वैल्यू आपका हो जाता है 9 × 10⁹ होता है। और इसका यूनिट क्या हो जाता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो K का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। इसमें हम बात करें K का वैल्यू हमने लिखा 1/4πε0। अब आपसे पूछ ले कि ε0 जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू आपका हो जाता है 8.85 × 10⁻⁻12 आपका होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 में क्या होगा, इसका यूनिट चेंज हो जाता है, पलट जाता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। K का वैल्यू आपको 100% याद रखना है। इसे आप याद रखते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस पे क्वेश्चन आता है कूलम्ब के नियम पे तो फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा कि F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में r²। उसके बाद K का वैल्यू कितना होता है, तो K का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। इससे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें तो आगे दिया है कि जो परावैद्युतांक K होता है इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहा जाता है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से भी जानते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे हमने नोट दिया है कि जो आपका K का मान होता है यह माध्यम के साथ बदलता है। माध्यम अगर चेंज होगा तो K का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। तो सबसे पहले हमने बताया है कि हवा या निर्वात,
आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हवा या निर्वात के बारे में ही पूछेगा। हवा या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, तो के का मान 1 होता है। धातु के लिए के का मान कितना होता है, तो धातु के लिए के का मान आपका नॉट डिफाइंड होता है। उसके बाद बात करें कि अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए के का मान कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है। तो इन तीनों पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि हवा या निर्वात में के यानी के क्या होता है, तो माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है इसका मान कितना होता है, तो हवा या निर्वात में 1 होता है। धातु के लिए क्या होता है, तो इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइन होता है। उसके बाद अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए क्या होता है, तो 1 से अधिक होता है। चलिए आगे हमने क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन हमने दिया है। उसके बाद आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करेंगे और कल हम क्या करेंगे, कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। और जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आ सकता है। यह आपके लिए 100% सभी क्वेश्चन जो विद्युत धारा है इस चैप्टर के इसी नोट्स से आपका बनेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे हमने अभी पढ़ा है कि करंट क्या होता है, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं इसको हम बता देते हैं। देखिए याद करने की आवश्यकता नहीं है, साइंस रट के नहीं पढ़ा जाता है, इसे समझ के पढ़ा जाता है। देखिए करंट इज इक्वल टू हो गया चार्ज अपॉन टाइम हो गया। यहाँ पे हमें आवेश का निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, IT होगा। टी यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, बीमा निकालना है। तो बीमा क्या होता है, तो देखिए करेंट यहाँ पे है तो करेंट का बीमा क्या होता है, तो करेंट का यूनिट क्या होता है, तो करेंट का यूनिट आपका एम्पियर होता है। तो इसका हम लिख सकते हैं बीमा AT लिख सकते हैं। और टाइम का क्या होता है, टाइम के लिए T ही लिखा जाता है। तो इसका AT लिख सकते हैं या करेंट का I लिख सकते हैं और टाइम का T लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन आपका एग्जाम में दे सकता है, दोनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ध्यान रखेंगे विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, तो Q से क्या होता है, तो Q का हम निकालेंगे कि Q इज इक्वल टू IT हो गया। करेंट का विमीय सूत्र I ही हो जाता है और टाइम का क्या होता है, तो टाइम का आपका T होता है। तो क्या होता है, तो IT इसका हो जाएगा। दूसरा हमारा है विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होगा, तो विद्युत धारा यानी करेंट, तो करेंट का I ही होता है, क्या होता है, I होता है। इसे हम और लिख सकते हैं कि M0 L0 और उसके बाद हम लिख सकते हैं T0 और I⁻1 लिख सकते हैं। ऐसे भी आपका एग्जाम में लिखा हुआ दे सकता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका बेसिक क्या है, विमीय सूत्र है, जिसे हमने कल और आज में स्टडी किया है। तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे और इस नोट से बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस PDF को हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। आप टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ के आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।